हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मेरा नाम है शिवम। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स कैफे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ अपने एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने नीट 2021 में 649 स्कोर मारा है, मतलब अराउंड 650 स्कोर उसने किया है आउट ऑफ 720। तो उससे हम कई सारी बातें जानेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने इसलिए बातें करी हैं ताकि आप लोगों को कुछ चीजें कुछ उससे सीखने को मिले। जो गलतियां वहां पे हुई हैं उनको आप अवॉइड कर सको अपने नेक्स्ट नीट के एग्जाम में। जो 2022 वाले एग्जाम में बैठने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो नीट को क्रैक करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन सारे बच्चों को इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और हाँ, इस वीडियो में हमारे साथ उस बच्चे के केमिस्ट्री मेंटोर मतलब कुशल मान सर भी हमारे साथ रहेंगे। तो एक छोटा सा इंटरव्यू आप सब लोगों के लिए बहुत सारी बातें आपको सिखाएगा, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपको बताएगा कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे होते हो तो क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए और किन चीजों को आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके तो चैतन्य बच्चा, सबसे पहले मुझे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ कि आपने मतलब कहाँ से स्टार्ट किया था, नीट की जर्नी कब से स्टार्ट करी और फाइनली सिलेक्शन तक पहुंचने में क्या क्या चीजें आपने फेस करी, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैंने विद ट्वेल्थ जब नीट का एग्जाम दिया था 2019 में। हम्म। तब मतलब इनकम्प्लीट प्रिपरेशन के साथ दिया था, सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था। कुछ ऐसे चैप्टर्स थे, इक्विलिब्रियम, रोटेशन जैसे, जो तो मैं छोड़ की गई थी कि ये तो ओके। मुझसे हो ही नहीं सकते। तो 408 मेरे मार्क्स आए थे उस ईयर में। आपका जो फर्स्ट उसके अटेम्प्ट था बाद उसमें आप मतलब 408 मार्क्स लेके आए थे। हाँ जी। ओके फिर उसके ओके। बाद मुझे ये तो पता था कि ये मेरा 100% तो मैंने दिया ही नहीं था क्योंकि सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद जब फर्स्ट ड्रॉप ईयर था उसमें मतलब मेरा था कि मेरे को डेडिकेटेडली मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हम्म। मेरे पर सेकंड अटेम्प्ट था जो उसमें आए थे 598 मार्क्स। तो उस ईयर ये हुआ था 598। कि हरियाणा का कट ऑफ 599 पे क्लोज हो गया था। ओके तो एक मार्क्स से मेरी सीट मिस हो गई थी। और मुझे ओके ओके। दिल्ली में ईएसआईसी में बीडीएस अलॉट हुआ था उस ईयर। ओके, एक नंबर से सिर्फ रह गए थे आप। फिर हाँ, फिर बहुत मतलब एक डिलेमा सा भी हो गया था कि बीडीएस ले लूं, कुछ और कर लूं, या दोबारा से ड्रॉप करूं। फिर हम्म। मतलब सबने सजेस्ट किया कि अगर कर सकते हो, डिजर्व करते हो तो कर लो। फिर कुशल सर ने भी मुझे बोला कि लाइफ लॉन्ग आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे बीडीएस करके। तो फिर राइट ये राइट। बात मुझे हिट कर गई थी, मतलब कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे ड्रॉप करना है। इनफैक्ट मैंने सर को बोला था कि मैं नहीं कर रही सर ड्रॉप। और फिर सर ने मुझे ऑनलाइन बैच में ऐड कर दिया था। मतलब सर ने बोला था कि ड्रॉप करना है या नहीं करना वो बाद में देखना, लेकिन क्लासेस लेनी स्टार्ट कर लो। ओके तो ओके। मतलब मैंने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि बस सर ने बोला था, अंदर से मेरे यही था कि मुझे नहीं करना ड्रॉप। तो फैमिली वालों ने पर बोला नहीं बोला, मतलब उन्होंने कभी कहा करने के लिए या उन्होंने मना किया जब तुम बीडीएस में सेलेक्ट हो गए थे तो क्या बोला उन लोगों ने? उन्होंने बोला कि बीडीएस ले लो, साइड बाय साइड नीट का प्रिपेयर कर लो। पर हम्म। ये चीज मैं 20 के साथ एक्सपीरियंस कर चुकी थी। अगर मैं बोर्ड्स और नीट को ही मैनेज नहीं कर पाई तो बीडीएस और नीट को मैनेज करना तो काफी डिफिकल्ट हो जाता। ओके, तो तो फिर उन्होंने कहा एडमिशन लेने के फैमिली साथ में सपोर्टिव प्रिपरेशन थी। करते रहो। ओके। हाँ, फैमिली सपोर्टिव थी। उन्होंने बोला था लास्ट डिसीजन जो तुम बोलोगे वही होगा। तो तो फिर सर ने फिर भी मतलब बात फिर करी। कुशल सर ने तो लास्ट सर ने भी डिसीजन यही पे सजेस्ट किया। चेंज कर दिया आके सब कुछ, राइट? हाँ मतलब मैं खुद भी डिलेमा में थी कि करूँ कि ना करूँ, लेकिन सर से बात करके मैं श्योर हो गई कि हाँ मैं कर लेती हूँ ड्रॉप, मैं कर सकती हूँ और अगले अटेम्प्ट में मेरा पक्का हो जाएगा। ओके। एक्चुअली में ऑलराइट। मेरा ये भी था ना शिवम, एक्चुअली बीडीएस मैंने भी किया था। और हम्म। बीडीएस जब हम करते हैं ना और हमसे नीचे वाले बच्चे, वो बाई चांस आप लक फैक्टर कह दो, वो आगे निकल जाते हैं, तो एक हम्म। सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। और हम क्या है कि फिर खुद से लड़ते रहते हैं कि मैं यहाँ क्यों, मतलब मैं इससे बेहतर चीज डिजर्व करता हूँ। तो मेरा इसको भी, चैतन्य को भी यही कहना था कि कई बार लाइफ में ना टफ टाइम आता है। यहाँ होता है आपकी ये भी आपका एक एग्जाम होता है। बहुत सारे बच्चे बीडीएस में एडमिशन ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बीडीएस की सीट खाली रहती है, या वो लोग जो बीडीएस करते हैं वो टैलेंटेड नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही वो भी बात है। टैलेंटेड होते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई अगर आप बीडीएस आपको मिल रहा हो, गवर्नमेंट कॉलेज आप छोड़ के, टॉप कॉलेज छोड़ के, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए फिर जा रहे हो और टारगेट आपका ये है कि मुझे एमबीबीएस करना है, तो यहाँ पेशेंस चाहिए होता है, हिम्मत बहुत चाहिए होती है। मतलब क्योंकि मन में नेगेटिविटी भरी रहती है, थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चीजें मन में आने लगती हैं कि मेरे साथ ऐसा हम्म। क्यों हुआ। तो मेरा इसको यही कहना था कि लाइफ में एक ये चांस लो कि ये है हम्म। कि आपने बहुत मेहनत की है, और आप मतलब मेरा एक मानना है कि आप लोग बहुत बेहतर चीज डिजर्व करते हो यहाँ से। तो ये है हम्म। कि बीडीएस तो आपको नेक्स्ट ईयर भी मिल जाएगा 100%, लेकिन एमबीबीएस अगर आपके मन में ये रहा कि एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास और है, और एक चांस अगर और हम कर सकते हैं, हम्म। और
मान लो अगर आपने नहीं किया है, तो फिर लाइफ में जब आप आगे बीडीएस करोगे तो मन में थोड़ा सा रहेगा कि मलाल तो एक रहेगा। चांस हमने और दिया। और एक तो डर भी होता है ना, कभी कभी बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर क्या पता अगली बार पेपर थोड़ा खराब हो गया तो, क्या पता बीडीएस भी निकल गया तो, कहीं ना कहीं डर तो रहता है। सच में होता मैंने होगा बहुत ऐसा। बार बोला, मतलब जैसे ड्रॉप कर लिया एक बार, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि किसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते, या फिर मतलब बोर हो जाते हम्म पढ़ते पढ़ते, हम्म हम्म डिमोटिवेट हो हम्म जाते हैं। फिर हम्म। भी मैंने एक दो बार बोला इससे अच्छा तो मैं बीडीएस ही ले लेती, कम से कम सेट तो हो जाती है एक जगह कॉलेज में। हाँ तब सर हाँ बोलते वो, थे हाँ वो कि डिलेमा जो आप रहता अगर है ना, सिलेक्ट हो बहुत डर। जाओगे ना, तब सर बोलते थे कि हम्म। आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, फिर आप इसको स्टोरी की तरह सुनाओगे ऐसे मेरा एक नंबर से मिस हो गया था, और वही हो रहा है। वही वाली स्टोरी चल रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार सच में। ओके, थर्ड अटेम्प्ट में मतलब फाइनली इस बार हमारे तुम्हारे 649 मार्क्स आए हैं, है ना? ओके, तो इस बार वाला पेपर तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगा? बच्चे बोल रहे हैं बहुत डिफिकल्ट था, नहीं, फिजिक्स मुझे बहुत पेपर डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट लेंदी। नहीं लगा, पेपर मुझे लेंदी लगा पेपर। हाँ लेंदी तो था ही, लेंदी था इसीलिए डिफिकल्ट सबको लगा था, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। भले ही आपके पास चॉइसेस थी, बट क्वेश्चन को रीड करके डिसाइड करना है ना भाई, इसको करना है कि नहीं करना है, राइट? हाँ, ओके और ओके। बायोलॉजी में भी 9 क्वेश्चन मैचिंग वाले आ गए, जिसमें डबल टाइम जाता है मतलब नॉर्मल क्वेश्चन के कंपेयर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार के पेपर ने कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान तो करा है, बट ऑल एंड ऑल अच्छे मार्क्स भी बहुत बच्चों के आए हैं, जो कि हमारे सामने बैठी है। तुम्हारे आर्क्स कितने बढ़िया हैं। ओके, मुझे थोड़ा सा ये बताओ, तुम्हारी 3-4 साल की जर्नी रही पूरी प्रिपरेशन वाली, तो तुमने मतलब ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस रहे? फर्स्ट ईयर तुमने ड्रॉप करा, तुम्हें क्या परेशानी आई जो तुमने सेकंड ईयर में इंप्रूव करा, फिर थर्ड ईयर में? क्योंकि कंसिस्टेंट तुम्हारे जो मार्क्स हैं धीरे धीरे बढ़े हैं ना, पहले साल कम थे, फिर 500, 550, फिर 600, 650, ऐसे करके। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां तुम करे जा रहे थे हर साल शुरुआत से? पहले साल तुमने क्या मतलब गलती करी? मैंने 12th के साथ जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे सोर्सेज ही गलत थे, मतलब मैं मॉड्यूल्स पढ़ रही थी, मतलब मैं हम्म अलग अलग जगह भाग रही थी, मुझे यही नहीं पता था कि मतलब कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि इससे पढ़ के हाँ मेरा इतना हो जाएगा या इतना हो जाएगा, कोई प्रॉपर हम्म पैटर्न नहीं था पढ़ने का, कोई सीक्वेंस नहीं था ना। मैंने एनसीईआरटी की थी, काफी नोट्स पे मतलब इधर उधर की चीजें पढ़ रही थी, तो उसमें तो ना सिलेबस पूरा हो पाया, क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा वास्ट पढ़ेंगे तो वो पूरा हो ही नहीं सकता, हम्म और नए मार्क्स आए। फिर उसके बाद जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप किया उसमें मेरा 408 से जो 598 में 200 मार्क्स का जंप आया, क्योंकि हम्म। तब एक तो मेरे पास बहुत मतलब नोट्स थे एकदम कि इसमें से ही आएगा। केमिस्ट्री का तो सर गारंटी देते थे कि 45 के 45 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, नहीं है तो आप आके चैलेंज करना। नीट के वो बाद भी मैं अंडरग्राउंड होने वाला वो था। अभी भी करते हैं, वो अभी भी करते हैं। अभी इनकी वीडियोस में देखता हूँ तो उसमें और यही ये बोलते हैं कि हो भी रहा पढ़ो है, और मतलब चैलेंज सारे करो। क्वेश्चन कवर है। हाँ, बिल्कुल सही बात मतलब है। केमिस्ट्री में तो सर ने इतना करवा दिया कि कोई बुक नहीं उठानी, कोई मॉड्यूल नहीं रीड करना, एनसीईआरटी नहीं रीड करनी, बस एक रजिस्टर है नोट्स का, उसको कर लो और हो जाओगे सिलेक्ट। और और बायो? बायो में भी, बायो बायो में में भी मतलब एनसीईआरटी? पिछले साल भी मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि हर साल पेपर आसान आता है, लेकिन इस बार मैं दे रही हूँ तो पेपर मुश्किल आएगा। तो मैंने बायो राइट। में पिछले साल भी एक्स्ट्रा पढ़ा, काफी टाइम वेस्ट किया। पर ये कि एक्स्ट्रा पढ़ के ना कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब आपके मतलब पेपर्स में जो हम्म टेस्ट पेपर्स आते हैं उसमें तो आता ही है बाहर का, उसमें मार्क्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब जो मेरे 598 थे ना, वो इसलिए तो मैं पैनिक कर गई थी, मेरे को एग्जाम स्ट्रेस हैंडल करना नहीं आता था। ओके, तो तुमने उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए फिर अगले साल क्या क्या चीजें करी जो जिससे तुम इम्प्रूव कर पाए? इस साल में मैंने ये किया कि मैंने अपने सोर्सेज को कट डाउन किया। जैसे अगर मैंने कोई बुक सॉल्व करी, उसमें मेरे से 6-7 क्वेश्चन हैं जो पहली बार में नहीं हुए, तो मैंने उनको नोट्स में ही ऐड कर दिया। अब मेरा उस बुक का डाटा भी उस नोट्स में आ गया, तो ओके। अब मेरे को एक वो नोट्स पढ़ने हैं तो मेरा बुक भी रिवाइज हो जाएगी, नोट्स भी। ऐसी हम्म एनसीईआरटी की जो चीजें थी वो सर ने इस बार अलग से ही ऐड करवा दी थी नोट्स में, तो मैंने उनको हाईलाइट कर लिया कि एनसीईआरटी है। मतलब लास्ट के दिनों में मेरे पास बस 6 रजिस्टर थे कि मेरे को बस इसमें से पढ़ना है, और मैं बिल्कुल श्योर थी कि मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं है। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सब कुछ मिला के 6 टोटल? हाँ जी, मतलब तुमने इतने बिल्कुल। सारे नोट्स को उठा उठा एनसीईआरटी के तो छोटा बहुत छोटा करके एक्साइटेड उनको थी। बस बिल्कुल कॉम्पैक्ट बना दिया था, राइट? और लास्ट में केमिस्ट्री में तो सर ने वन शॉट रिवीजन करवाई थी, मतलब जो मुझे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लगे, क्योंकि एंड के एक ही टाइम पे। बार वो मोनोटोनसली नोट पढ़ने से बहुत बोरिंग हो जाता है, और फिर वो दिमाग में चीजें सैचुरेशन हो जाता है। लेकिन जब सर ने हम्म। रिवाइज करवाया तो मतलब जिस डेप्थ के साथ पहली बार पढ़ा था उसी डेप्थ के साथ थॉरो रिवीजन एकदम, और फिर वही वही पॉइंट्स पेपर में आ रहे थे जो सर ने मतलब एक समरी बताई सर ने उन नोट्स की, बिल्कुल एकदम निकाल के समरी इसमें से कि क्या इंपॉर्टेंट है। आपने सर तो उसका क्रैश मुझे कोर्स बहुत कराया था क्या? शायद मुझे लग रहा है लास्ट ईयर एंड के टाइम पे कराया था। नहीं नहीं, मैंने क्या किया था इन्हीं बच्चों के लिए ना जिनको हम साल भर पढ़ाते हैं, हम्म मैंने सिर्फ इन्हीं के हिसाब से रिवीजन कराया था। उसमें भी ये था कि ये चीज देखो एनसीईआरटी में हमने पढ़ रखी है, हम्म ये पॉइंट ऐसा है, अगर छूट गया तो वो कवर वहां पे कर लिया। मतलब ये हम्म था कि मैंने रिवीजन उन्हीं बच्चों के हिसाब से कराया था जिनको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। हम्म क्योंकि हम्म क्रैश कोर्स क्या होता है ना, उसमें मेरा ये मानना है, मतलब
ये सिलेक्शन नहीं होती, नंबर आप बढ़ा दोगे। हाँ ये अब तो है। ये ये उस बच्चे के लिए होता है कि जिस बच्चे को अगर आपने साल भर पढ़ा रखा है तो उसको आप एक बार क्विक रिवीजन आप करा सकते हो, और मान लो क्विक हम्म रिवीजन भी ऐसे जो आपने साल भर फॉलो नहीं किया। अब मैं इन बच्चों से कहता था कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, आपके नोट्स में कवर है, लेकिन हम्म फिर भी क्या होता था, कई बार बच्चे के माइंड में भी होता है, तो लास्ट हम्म। मोमेंट पे मैंने इनको एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में या कुछ अदर चैप्टर्स में इनको मतलब ये है कि वो स्पेसिफाई करा दिया था अलग करके। ओके तो ओके उसमें ओके। ये होता है, एक तो वही वही सेम टीचर आपको पढ़ा रहा है पूरे पूरे ईयर, साल उसने फिर पढ़ाया, वही फिर अगर आपको, रिवाइज वही करा रहा है। हाँ, तो ये हम्म। थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि वो टीचर जब आपको रिवीजन कराएगा तो आपको ये भी बताएगा ये पॉइंट मैंने हमने नोट्स में किया था, इसको इस तरीके से किया था, अच्छा ये हम्म पॉइंट नया है, इसको आप पकड़ लो। तो ये थोड़ा सा हेल्प करता है। अच्छा चेतन, एक बात बताओ, जैसे तुमने ऑफलाइन क्लासेस भी करी, तुमने ऑनलाइन क्लासेस भी करी, सारी क्लासेस तुमने करके देख ली होंगी। पेंडेमिक के टाइम में तो आधे लोग घर ही पे थे, सभी वहीं से कर रहे थे। तो ऑनलाइन क्लासेस में तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स लगे कि अच्छा ये इसके फायदे हैं, ऑनलाइन से ये चीजें हैं कि हमें लगेगा अच्छा। हाँ ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होता था, एक तो हमें रिकॉर्डेड मिल जाती थी, मतलब हाँ इनऑर्गेनिक रिकॉर्डिंग्स। था कि मैं भूल जाती थी। तो एक बार हम्म। लाइव क्लास अटेंड करी, फिर उसके बाद डबल स्पीड पे उसको चला के दोबारा से सुन लिया, तो ओके, जितनी बार मूवी की तरह मेरे देख साथ लिया ये उसे। सुनती हूँ तो मुझे ज्यादा याद होता है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, ये मतलब सबसे बड़ा देखने से फायदा है। ज्यादा मेरे ऑडियो से थोड़ा ज्यादा याद होता है, तो वही चला के दोबारा सुन ली। ऑडियो विजुअल थोड़ा न्यूरो कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, क्या बात है। और क्या फायदा लगा तुम्हें रिकॉर्डिंग के अलावा? और ऑनलाइन ये कि जैसे अगर कोई रात को पढ़ता है तो रात को भी ले सकते हैं क्लासेस की रिकॉर्डिंग, मतलब जिसका माइंड जिस टाइम सही से चलता है, किसी को सुबह 5 बजे लेना है तो सुबह 5 बजे ले सकता है। अपने हिसाब से वो मतलब अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर सकता है, और दिन में चाहे तो 5 बार एक ही क्लास देख सकता है। जैसे क्वेश्चंस कराते हैं तो वो पॉज करके पहले खुद भी ट्राई कर सकते हो कि हमारी अप्रोच में कहाँ कमी है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को पहले खुद से अप्रोच करेंगे तो ही हम्म। एग्जाम में क्लिक करेगा। तो टीचर तुम की कर देते अप्रोच भी ऐसा? थोड़े टाइम के लिए याद रहती है तुमने कि किया सर था ने ऐसे ऐसा? अप्रोच किया था। ऐसे करते थे? हाँ, मैं पॉज पॉज करके सारे करके क्वेश्चन पहले करते खुद ट्राई सोल्व? करती थी। ओके, हाँ ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी है। मतलब टीचर जब पढ़ा रहे थे, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो उसको रिकॉर्डिंग को ऐसे देखो कि आप टीचर ने क्वेश्चन बोला तो आप उसको रोक के पहले सॉल्व कर लो, देन आप हाँ, कंटिन्यू। ओके ओके, तो दो चार फायदे हैं। अच्छा, ऑफलाइन में तुमने पूरा करा है, ऑफलाइन में तुमने करा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में कभी भी, मतलब ऑफलाइन इज फार बेटर, ये सबको पता है, ऐसी कौन सी चीज़ ऑनलाइन में मिसिंग है जो नहीं है? ऑनलाइन में क्या होता है कि इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं होता। जैसे अगर सर ने क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा और वो मैं आंसर हम्म। नहीं कर पाई, तो मुझे याद रहेगा कि ये क्वेश्चन सर ने मेरे से क्लास में पूछा था और मेरे से बताया नहीं गया था। क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, तो वहां पे ये रहता है कि हाँ, तो थोड़ी सी हाँ। इंसल्ट फील होती है ना कि इतने लोगों के बीच में, और फिर सर ने किसी और से पूछा, किसी और ने आंसर कर दिया तो और ज्यादा याद रहता है। ये तो है, और वो सेम इंसिडेंट पूरा सिनेरियो दिमाग में रहता है कि हमने ऐसे नहीं बता पाए। ऑनलाइन में थोड़ा ये वाला डर खत्म हो जाता है, मतलब आपका अगर नहीं बता पाए तो नहीं बता पाए, कोई जानता भी नहीं, आपको जानता भी है तो उसे फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। ऑल राइट, ओके। अच्छा, चैतन्य का सिलेक्शन हो गया, 650 मार्क्स आ गए, इतने अच्छे इसने करा, आपसे इतने साल पढ़ भी लिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो चैतन्य के अंदर आपको नजर आती है कि इस वजह से ये बाकी लोगों से अलग थी और इसने इतना अच्छा स्कोर कर लिया? ऐसी कौन सी एक चीज़ थी सबसे बड़ी मेजर फैक्टर? एक एक्चुअली टीचर क्या है ने ना, क्या देखा? मेन चीज है एक तो क्या है, मैं हमेशा बच्चों से एक चीज कहता हूँ कि पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ना ईमानदारी चाहिए होती है। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाते हैं। आपको एज अ टीचर या हम लोगों को पता होता है वो कितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो हम्म। अगर कोई बच्चा जेन्युइन हार्ड वर्क करता है और सिंसियर है उस चीज में, वो अपनी 100% एफर्ट लगा रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो कभी भी लाइफ में पीछे नहीं रहता। और मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ कि अगर आप लाइफ में ना मेहनत करते हो और आपको लगता है कि मैंने इतनी एफर्ट लगाई है कि इससे ज्यादा कोई नहीं लगाएगा, तो एक तो क्या है, आपके मन में ये नहीं आएगा कि मैंने जो अटेम्प्ट किया है, दिया है, जिस एग्जाम के लिए तैयारी की है, वो मैंने मतलब पूरे मन से नहीं की है। मतलब आप कोई भी अगर काम पूरे मन से करोगे तो उसमें 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, या लाइफ में आप आगे कहीं पे भी 5 साल बाद 10 साल बाद आप खड़े हो तो आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भी उस काम को अगर हमने किया तो एक पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ किया। तो मैंने जो चैतन्य में देखा वो यही था कि एक तो सिंसियरिटी और होनेस्टी और हार्ड वर्क। मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चे आते हो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, टीचर और के सामने एक दिखा तो रहे वो होते हो। दिखाने वाला होता है, हम्म। और एक क्या है कि उस चीज को करने वाला होता है बच्चा। तो हम्म वहां पे एक डिफरेंस आता है। तो इसके बैच में और भी काफी सारे ऐसे बच्चे थे जो ये था कि सर इस बार कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो मैं बच्चों से यही बार बार कहता हूँ कि भाई एक ये कंपटीशन एग्जाम है, एक दिन आपको ना रियलिटी फेस करनी पड़ती है।
एक दिन और तो उस दिन आप कितनी एफर्ट आपने साल भर लगाई है, कितना आपने टीचर्स को फॉलो किया है, वो वहां दिखाई देता है। और दूसरी बात, सबसे मेन बात क्या होती है कि जब बच्चा ड्रॉप करता है ना, तो उसमें ना पेशेंस कम होता है। वो चाहता है कि मैं 4 दिन में सारा खत्म कर दूं, ये केमिस्ट्री वाले सर या फिजिक्स वाले सर, ये बायो वाले सर 1 हफ्ते में पढ़ाएंगे, मैं ये तो 4 दिन मैं में 1 दिन कर में दूंगा। खत्म कर देता हूँ। तो मेरा बच्चों को यही रहता है कि अगर आप ड्रॉप करते हो तो आपको ना फिर से जीरो से स्टार्ट करना होता है। मन दुखेगा आपका कि आपको सारी चीजें आती हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, फिर भी आप इन चीजों को पढ़ रहे हो। तो वही है कि आपको उसी तरीके से स्टार्ट करना होता है जैसे आपने फ्रेश जर्नी में या फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपने मेहनत लगाई है। और यही एक डिफरेंस होता है कि ड्रॉपर वाले जो बच्चे होते हैं, मैंने देखा वो बहुत कम 650 या 650 के अराउंड वो टच करते हैं। चेतन, तुम्हें भी कई फ्रेशर लोगों ने या कहा हर होगा साल कि ड्रॉपर वाले बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, एक अटेम्प्ट के 2 अटेम्प्ट के बाद उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सुना है ये बातें? हाँ, ये तो बहुत मतलब बहुत बहुत, फ्रीक्वेंटली सुनने मिलता है। कि जितना ड्रॉप करते और ये जाओगे बोलते उतना हैं कि तुम्हारी अगर प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। तो तुम्हें नहीं लगा, मतलब हाँ तुम्हें जी, कहाँ से आया 10 इसको? पढ़ लोगे, पिछले साल भी तो पढ़ा था। हाँ हाँ हाँ, तो इसको कैसे डील किया फिर तुमने? मतलब अपने आप को कैसे समझाया और अपने मन को, और कहीं ना कहीं और होता ही है ऐसा, रियलिटी भी है इसको, मतलब झुटला नहीं सकते। कैसे डील किया इसे? पढ़ते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज में एनहांसमेंट होती है, उसके बाद हमें चीजें समझ में आती हैं कि मतलब हमने पहले इसको रट्टा मारा था, अब हमें समझ में आ रहा है। तो खुद अंदर से हम्म सेटिस्फेक्शन आता है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मेरे नॉलेज में एनहांसमेंट आ रही है, मेरे कॉन्सेप्ट सब बहुत स्ट्रेंथन हो गए। अभी हम्म पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में मुझे 15 मिनट लगते थे, अब मैं इसको देखते ही कर सकती हूँ बिना पेन के। तो ये वाली हम्म। चीजें जो होती है ना, खुद को ही अंदर से कॉन्फिडेंस देते हैं, मतलब बाहर से नहीं आता कॉन्फिडेंस ना मोटिवेशन, वो खुद के अंदर से आता है। ओके, तो तूने बाहर वाली चीज़ों को अपने अंदर इफेक्ट नहीं डालने दिया, ये वाली चीज़ तुमने थोड़ा हाँ। कंट्रोल करी। और ओके। दूसरा ये था कि मतलब जैसे सर क्लास लेते थे, कुशल सर, तो सर एक नोट्स को एक सीरीज में बताते थे। और सर हम्म मतलब ऐसे बताते थे जैसे सर के सामने कोई बुक खुली है और सर उसे पढ़ के बता रहे हैं, लेकिन ना तो सर रिवाइज करके आते थे क्लास से पहले का, मतलब कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं, पूरी केमिस्ट्री। मुझे ऐसे लगता था ये सर को याद है तो मुझे क्यों नहीं है, मैं तो अभी रिवाइज भी करके आई थी 15 मिनट पहले ही। तो मतलब मैंने सर से, जैसे मैं डाउट पूछने जाती थी, मैं सर से ये भी पूछती थी, सर आपको याद कैसे रहता है ऐसे पूरा सिलेबस एक ही सीक्वेंस में, तो मतलब आप डिजिट्स तक नहीं भूलते क्वेश्चंस की। तो सर बोलते थे कि ऐसे लिख के प्रैक्टिस करो जैसे कल आके तुम्हें किसी को पढ़ाना है। तो राइट। इस चीज से मुझे बहुत अच्छा मिला और मैंने इसको सच में किया, मतलब ऐसे लिख के देखा कल मुझे जाके यही पढ़ाना है। तो उससे क्या हुआ, मुझे वो नोट्स उसी सीक्वेंस में याद हो गए, फिर जब क्वेश्चंस करते वक्त वो मुझे याद आया कि अच्छा हाँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा था मैंने, या फिर ऐसे लिखा था, या सर ने इसको इस तरह से डिलीवर किया था क्लास में, ऐसे तो मैं कभी कर ही ना पाती ऐसा। ओके ओके, नहीं क्या बात है, मतलब एक बच्चा एक टीचर की तरह अपने आप को इमेजिन करके पढ़ाई कर रहा है, ये तो मैंने पहली बार ही देखा है। बढ़िया। मुझे सर का बहुत, मैंने सर से बहुत बार पूछा शिवम, सर आपको मैंने याद कैसे रहती थी। कुशल सर की। चैतन्य को एक्चुअली, मैं बच्चों को ना ज्यादातर डॉक्टर साहब कह के ही बोलता हूँ। तो अब तो हम्म ये डॉक्टर वैसे भी बन गई। तो मेरा हम्म क्या है, मैंने इसको भी बोला था कि कंडीशन मैंने रखी थी कोचिंग करने की, कि अगर आप कोचिंग करते हो, पहली बात करनी है, और उसमें आपको ना क्लास अटेंड करनी है। ये कंडीशन मैंने रखी थी कि आपको सारी क्लास अटेंड करनी है। और कभी अगर कोई इमरजेंसी की वजह से क्लास अगर मिस होती है किसी हम्म ऐसे बच्चे की जो मुझे लगता है कि एक बेटर प्लेस, बेटर रैंक और बेटर कॉलेज डिजर्व करता है, तो मैं कई बार उससे पर्सनली पूछता हूँ। मैं इसको भी हम्म चैतन्य को भी पूछता था कि ये क्लास आपने की है या नहीं की है। और हम्म कई बार इवन इसने किया है, इसने बताया है कि मैंने सर ये क्लास की, तो मैं ये भी चेक करता था कि उस क्लास में मैंने कुछ ऐसा नया बताया है कि जो पास्ट में नहीं बताया, चलो अच्छा इसमें बताओ क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने जो देखा है कि जो पंक्चुअलिटी है ना, ड्रॉपर वाले बच्चे बहुत कम फॉलो कर पाते हैं। और वही क्या है ना, इस मार्क्स में या इस टोटल में वो दिखाई भी दे रहा है। चेतन, तुमने फिजिक्स में क्या फॉलो किया बच्चे? फिजिक्स में कौन सी बुक फॉलो करते थे, क्या चीज फॉलो करते थे तुम? फिजिक्स में सर मैंने क्वेश्चंस तो नीट गाइड से किए थे, एमटीजी की। एमटीजी नीट गाइड। हाँ जी, और मैंने साथ में मॉड्यूल्स भी किए थे। आकाश वकाश के मतलब मॉड्यूल सारे लगा लिए थे? हाँ। वो तो तुम कई हाँ बार जी। लगा चुके होंगे, मुझे लगा है 2-3 बार हो गए होंगे वो तो अभी तक, है ना? क्वेश्चन हाँ, भी याद हो गए होंगे दो तीन उसके बार तो। तो फर्स्ट ड्रॉप नहीं हो गए थे। हाँ, वो तो पहले ड्रॉप में हो गए मतलब होंगे दो फर्स्ट तीन ड्रॉप बार ऐसे हुआ था, लॉकडाउन लग गया था तो कुछ करने को ही नहीं था, तो मैंने वही क्वेश्चंस हम्म दोबारा कर लिए थे। ओके ओके ओके। एक एमटीजी नीट गाइड है और एक एमटीजी का दूसरा भी है, कौन सा है वो? फिंगर टिप्स है। कौन सी? फिंगर टिप। फिंगर तो टिप्स। दोनों में से कौन सी लगाई तुमने? एनसीईआरटी नीट गाइड ना?
हाँ जी, नीट गाइड लगाई। नीट गाइड में ना फिंगर टिप्स वाले क्वेश्चन भी कवर्ड है, मतलब हाँ उसमें वो जैसे सारे पर के सारे चैप्टर कवर्ड हैं। यस, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। तो कितनी बार करी तुमने एक बुक, एक बार या 2 बार? एमटीजी तो मेरी एक ही बार हो पाई थी। एक ही बार हो पाई थी, सारे क्वेश्चंस करे थे एंड टू एंड बिल्कुल? हाँ, एक ही डाउट नहीं आता था उसमें डाउट ऐसा? के बारे में अच्छा, गाइड ऐसा नहीं होते थे। लगता था कभी कभी उसमें कि यार उसमें कई बार पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता था, है ना? जैसे कि जनरली आप देखते हो हाँ, मॉड्यूल में शुरू में थोड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, फिर सेक्शन बी आता है थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, है ना? ऐसे चलता है। तो एमटीजी में ऐसा सीक्वेंस तो नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई? पर एमटीजी करने का मुझे ये बेनिफिट लगा, क्योंकि अब जैसे हम देख रहे हैं, जब से एनटीए पेपर बना रही है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड पेपर आ रहा है, तो हम्म। हम पेपर पे लिख के फॉर्मूला याद कर लें और उसके बाद उसे अप्लाई करें, तो उससे क्वेश्चन नहीं होते एग्जाम में। राइट। तो एमटीजी में क्या है, क्वेश्चन इजी है। मॉड्यूल में क्या होता है, लोग थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन डाल देते हैं, और एक ही हम्म। फॉर्मूला पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जब हम एक ही फॉर्मूला क्वेश्चन बार बार अपने हाथ से लगाते हैं, फॉर्मूला पेन से लिखते हैं, तो कहीं ना हम्म। कहीं माइंड में सेट हो जाता है फॉर्मूला, और वो एग्जाम में रिफ्लेक्स में एकदम बाहर आता है, सोचना नहीं पड़ता। तो राइट, इसीलिए मैंने नीट गाइड की थी। वो तो सही 12 बात है। क्वेश्चन है। एक रास्ते पे जितनी बार चल रहे हो तो फिर रास्ते को सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो ऑटो पे चला जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे चैतन्य ये बताओ, अपने जूनियर्स को क्या सलाह दोगे तुम, कि तुम्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो जनरली तुम्हें लगा कि मैंने करी थी या करते हो तुम? कौन कौन सी गलतियां तो नहीं करनी गलत है? सोच को फॉलो नहीं करना, मतलब नंबर 1। हम लगता है कि टीचर बोल रहा है कि मेरे नोट्स में से कवर होगा, पर होगा नहीं, मतलब ये स्टार्टिंग में लगता है कहीं ना कहीं हम्म। सबको, या फिर हम्म। बोल रहे हैं, पर मतलब ट्रस्ट करना है कि अगर इतने लोग बोल रहे हैं या फिर लोगों का आ रहे हैं मार्क्स, तो सच में कुछ ना कुछ होगा। अब जैसे कुछ सर के नोट्स के बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सच में, मतलब कई हम्म। बार सबको लगेगा कि सब तो बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़नी है और सब बोल रहे हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सा लगता है, जो पर कवर वो ही हो सच में जाता है जरूरत सारा, नहीं है, वो पूरा कवर पढ़ने। हो जाता है, टीचर अपने हाँ, नोट्स वो में अपना करा ही देता टाइम है। वेस्ट करेंगे अगर हम पढ़ेंगे भी तो। उसमें हम्म। कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बस एक दूसरी लैंग्वेज में उसी बात को लिख देंगे कॉम्प्लिकेट करके, और नोट्स में वो इतना सिंप्लीफाई करके ऑलरेडी लिखाया हुआ है। राइट, मतलब पहला मल्टीपल तुम्हारा रिवीजन। सजेशन है कि एक जिस टीचर को फॉलो करते हो उसकी बातों पर ट्रस्ट करो, और जो वो करा रहा है मतलब एज इट इज अच्छे से उसको फॉलो करो। नंबर 2। अगर एक्सपेरिमेंट भी करना है तो एक लिमिटेड टाइम में, कि हाँ, आपने एक दो टीचर ट्राई किया, उसमें से फिक्स कर लिया, और वो हाँ हाँ रिव्यू हाँ देख के पता हाँ। चल जाता है कि किसी टीचर कोई इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो होगा। मतलब मेरा तो पूरी तरह से कुशल सर पे केमिस्ट्री ट्रस्ट था। एक टेस्ट हुआ था ऑर्गेनिक का, उसमें मेरे हम्म। 4 मार्क्स आए थे 180 में से 4, और अब मेरा ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। और मतलब क्या? मतलब ऑर्गेनिक से मुझे सच में डर लगता था। ओके, तुमने मतलब प्रिपरेशन नहीं करी थी उस टाइम तक अच्छे से? हाँ, और अब मेरे को ऑर्गेनिक ऐसे है कि मतलब केमिस्ट्री का इजीएस्ट पार्ट है ऑर्गेनिक, मतलब बायो की तरह टिक लगता है ना, सॉल्व करना पड़ता है ना अच्छा, सोचना तीनों पड़ता है, बस तीनों में, थ्योरेटिकल। तीनों सब्जेक्ट में तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। मतलब फिजिक्स मार्क्स फेवरेट नहीं है आते तुम्हारा? लेकिन फेवरेट है, फेवरेट तो मतलब वही है। करने में अच्छा लगता है। तुम एक बायो स्टूडेंट हो, तुम कह रहे हो फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट है। तुम्हें सुनने वाले देख रहे हैं, देखो मन ही मन में कुछ कुछ बोल रहे हो, यार ये तो लड़की ठीक नहीं बोल रही है। पहली बात है कि जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट करो, और मतलब अच्छे से फॉलो करो। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है, बट एक लिमिटेड टाइम में करना है। ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह इधर भी भाग रहे हो उधर भी भाग रहे हो, राइट? ओके। दूसरी चीज, नंबर 2, सेकंड सजेशन आप क्या देना चाहोगे? और सेकंड ये कि रेपिटेशन ही है जो मतलब एक एग्जाम फेयर को कम कर सकता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि अगर हम्म। आपको अंदर से बार बार रिपीट करोगे कि चीज परमानेंट आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा पेपर से पहले, फिर लगेगा सब तो आता है, अब क्या बाहर से आएगा। मतलब जितने एग्जाम्स दे सकते हो, जितने पेपर दे सकते हो उतने पेपर अटेम्प्ट करो, राइट? बार बार उस चीज़ को रिवाइज करो। रिवीजन तो यार देखो, ये तो मतलब हर टीचर बोलता है, ये रिवीजन तो जितनी बार आप करोगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, आपके नोट्स छोटे हो जाएंगे। जितना कम रिवाइज करोगे ना, उतने मोटे मोटे रजिस्टर आपके सामने रखे रहेंगे। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आपके नोट्स छोटे होते होते और अल्टीमेटली हो सकता है कि पूरा पूरा एक ही रजिस्टर में पूरा का पूरा आ जाए 2 साल का सिलेबस। और ऐसा किया भी है तुमने मेरी शायद। पूरी 11th की फिजिक्स 30 पेजेस में आ गई थी, जिसमें मैंने जेई मेंस के क्वेश्चंस, पुराने जो आईआईटी के एकदम पेटेंटेड क्वेश्चन होते हैं वो, सारे हम्म। फॉर्मूलाज, थ्योरी पॉइंट सब कुछ कवर किया हुआ था। 30 A4 शीट्स थी मेरे, उसमें आ गई थी सारी फिजिक्स पूरा 11th की। 11th पूरा फिजिक्स? ओके, तो ऐसे ही तुमने केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री में भी किया होगा, ऐसे बाकी में भी सब में करा होगा। केमिस्ट्री में मैंने नहीं बनाया था। केमिस्ट्री में मुझे वो था जो कुशल सर वाले नोट्स है, मैंने उसी में हम्म। चीजें ऐड की थी, क्योंकि मेन डाटा तो वही था ना, मेरा मेन सोर्स पूरे साल। ओके, और मैं तुमने उसको उसी इतनी में। बार पढ़ चुकी थी कि मैं बिल्कुल यूज टू हो गई थी उन नोट्स के साथ। ओके मेरे को ओके कहीं ओके। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑल राइट, तो 2 सजेशन तुमने दिए जो कि बहुत मैटर करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच चैतन्य, हम लोगों से बात करने के लिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके बच्चा, थैंक यू, थैंक बाय यू सर, बाय। क्या? आपको थैंक, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आपका। हाँ, थैंक यू सर, काफ़ी थैंक यू। ज़्यादा। ओके बच्चा।